गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। पिछले साल से हमारे यहाँ की जीवन प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था, समाज में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि परिवर्तित ना हुआ हो। उसका मूल कारण यह है कोविड-19 वायरस से जो संक्रमण हो रहा था उस संक्रमण को रोकने और जान माल की सुरक्षा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने ये प्राथमिकता ली कि हमको संक्रमण से बचाव करना है, संक्रमण को रोकना है। इसलिए जीवन के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, शैक्षणिक हों, व्यावसायिक हों, मनोरंजन हो, खेल हो, ये सारे आयामों पे आप देखिए, पिछले साल जब 10 मार्च को महामारी के रूप में कोविड-19 घोषित हुआ था WHO से, उसके बाद से ही सभी देशों की सरकारों ने कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू किए। कड़े प्रतिबंध सिर्फ जान माल की सुरक्षा के लिए थे। व्यक्ति पे कोई व्यक्तिगत या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया, सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए किए गए। लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद में आपने देखा होगा कि सरकार ने, हमारे टेक्नीशियनों ने, इंजीनियर्स ने, वैज्ञानिकों ने, सामाजिक वेत्ताओं ने, सब ने अपने अपने रिसर्च के आधार पे करा कि समाज में अब क्या रणनीति अपनाना पड़े, क्योंकि वायरस तो अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते और उसका स्प्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी चेन जब तक नहीं टूटेगी तब तक उससे हम निजात नहीं पा सकते, और उसकी चेन तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। तो हमने, हालांकि पहले से शुरुआत हो गई थी, काफ़ी पहले वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चला था और सारा कुछ हमारा, हम ऑनलाइन जा रहे थे, ऑनलाइन मोड में जा रहे थे, लेकिन एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत जा रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने तो 2014 में शपथ लेने के बाद ही कह दिया था कि हमको डिजिटल इंडिया का सपना देखा था उन्होंने, कि हमको भारतीय समाज को डिजिटल बनाना है। और आप देखिए उन्होंने इसमें पहल भी शुरू कर दी थी। बैंकिंग, रेलवे, व्यावसायिक, प्रशासनिक, इन क्षेत्रों को डिजिटल करना शुरू कर दिया था। सारी चीज़ें डिजिटल हो रही थी। उनका कहना था कि इससे पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है। वो सच भी है, बहुत कुछ सच है, उसमें हम धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड-19 आया तो उसका प्रयोग सबसे पहले सभी जगह के साथ साथ, सबसे पहले नहीं कहूँगा मैं, इसके साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में किया गया, क्योंकि मार्च में 80% परीक्षाएं हो चुकी थी। स्कूली परीक्षा हो गई थी, बोर्ड एग्जामिनेशन बचे थे, वो भी करीब करीब कुछ पेपर बचे थे, खत्म होने के चरण में थे। विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं भी समाप्त होनी थी, लेकिन उसके बाद के पेपर रोक गए। अब वो जो पेपर रोके गए उनके साथ में था कि उनकी परीक्षाएं कब कराएं, क्योंकि सभी कुछ बंद था, संक्रमण बहुत हो रहा था और भारत में युवाओं की एक लंबी तादाद है। उनको कैसे रोका जाए, कैसे लाएं, क्या करा जाए। तत्काल में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी नहीं ले सकते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए, फिर उसी उसमें नए नए प्रयोग किए गए और ओपन बुक एग्ज़ाम, पिछली परीक्षा के आधार पे आपके CCA जो होते हैं, आपके साल भर के सतत व्यापक मूल्यांकन, उसके आधार पे कुछ कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया। और फिर अगस्त सितंबर तक ये देखा गया, कॉलेज खोले गए और कहा गया शिक्षकों को, स्कूल में भी कॉलेज में, कि आप ऑनलाइन कराइए। जूम ऐप है, आपके गूगल मीट है, इन सब के माध्यम से आप ऑनलाइन कराइए। आपने वीडियो अपलोड करें, PPT बनाएं, ये सब सारी चीज़ें। आज मैं आपसे उसी ऑनलाइन शिक्षा पे बात करूंगा, क्योंकि साल भर हो गया है और मार्च से अप्रैल आ गया। मार्च से हम लोगों ने शुरू कर दिए थे यूट्यूब पे, सभी टीचर्स ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए थे और उसमें अपने शैक्षणिक वीडियो अपलोड कर रहे थे। मैंने भी पिछली बार 3 अप्रैल से ही शुरुआत करी थी सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में। साल भर हो गया, साल भर से मैं समाजशास्त्र के और कुछ जनरल विषयों पे अपने वीडियो हर दिन अपलोड करता हूँ, जिससे कि आपको, छात्रों को, मेरे साथियों को, सभी को विषय की जानकारी मिलती रहे। तो आज ये
मैं इसमें कर रहा हूँ ऑनलाइन में साल भर के बाद। आप सभी का साधुवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आगे भी करेंगे, अपने लोगों से, मित्रों से करवाएंगे, जिससे कि समाजशास्त्र में आपको अद्यतन जानकारियाँ मिल सके। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन शिक्षण की समस्याएं। देखिए, आज स्थिति है कि हम सभी मास्टर कहलाते थे, शिक्षक कहलाते थे, प्रोफेसर कहलाते थे, लेकिन आज हम सब वेब मास्टर हैं। वेब मास्टर, WEB, वेब मास्टर है। लेकिन उसके साथ ही साथ ऑनलाइन में अगर हम देखें, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं दीक्षित सर, मैं 30 साल से शिक्षण कार्य में लगा हूं। मेरे कुछ साथी 40 साल के हो गए, कुछ 20 साल, कुछ 15 साल, अर्थात आप देखेंगे एक लंबी आयु वाले हैं जिनका शैक्षणिक कार्य चल रहा है। 5 साल से लेकर 40 साल तक के शिक्षक आज हम सब कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। और अगर ऑनलाइन शिक्षण की बात करें तो हम सब न्यूफाइट हैं, हम सब न्यूफाइट अर्थात नौसिखिया हैं। ऑनलाइन में हमारा कोई भी महारत नहीं है, हम मास्टर नहीं है, हम नौसिखिया हैं। हाँ, 1 साल में हमने बिना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए, बिना किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता के, सिर्फ मोबाइल फोन और जो ऑन यूट्यूब में जो आते थे उससे सीख के, और सबने अपने बच्चों की मदद से हम जो नौसिखिया हैं ऑनलाइन में, उसमें धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ऑनलाइन हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी ऑनलाइन हो गई है। अभी भी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं हुई हैं, कुछ जगह चालू की गई थी, फिर जैसे ही संक्रमण हुआ रोक दिया गया। ये स्थिति IITs, मेडिकल, टेक्निकल एजुकेशन, आपके प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन सब में यथावत है। बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चे उनको ID मिल जाती है, उस ID में होते हैं। कई ऐप चालू हो गए हैं, टीचमेंट ऐप आ गया है, उससे आपकी क्लासेस लगती हैं। पर मैं यहाँ सोचता हूँ कि जो इंटरेक्शन होता था पहले, पारंपरिक हमारी जो परंपरागत शिक्षा थी, चाहे वो कोचिंग की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे गुरुकुल की हो, या पारंपरिक गुरु के आश्रम में जाके विद्यार्थी पढ़ते थे, उसमें इंटरेक्शन होता था, अंतरक्रिया होती थी टीचर और स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, प्रोफेसर स्टूडेंट के बीच में। तो लर्निंग के लिए मैं कहूँगा द हॉलमार्क है, जैसे ज्वेलरी में होता है ना हॉलमार्क गोल्ड का, ऐसी द हॉलमार्क ऑफ गुड लर्निंग इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन टीचिंग जो है वो टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो हॉलमार्क है आपकी गुड लर्निंग का। पहले इंटरेक्शन हम कैसे करते थे? चॉक और वॉक से होता था। चॉक ब्लैक बोर्ड में लिखता था शिक्षक, और वॉक करते थे, टॉकिंग करते थे, चलते चलते क्लासरूम में घूमते, वॉकिंग के साथ में वो एक एक स्टूडेंट के साथ टॉक करते थे। चॉक, वॉक, टॉक, ये पहले हमारा इंटरेक्शन का तरीका था। लेकिन आज हमारा इंटरेक्शन में ना तो चॉक है, ना वॉक है, ना टॉक है। टॉक है लेकिन चाक और वॉक नहीं है। आज इंटरेक्शन में कंप्यूटर हो रहा, कभी कभी कंप्यूटर में हम सब फीड करके दे देते हैं, PPT बना दिए, उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर सारे काम करके हमारे असाइनमेंट दे देता है, बच्चों तक पहुंच जाते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन की एक नई विधा है। ये कम्युनिकेशन की वन वे मेथड है, जो मैं इसे एक पुअर क्वालिटी एजुकेशन मानता हूँ। शिक्षक होने के नाते मैं खुद कह रहा हूं कि ये वन वे एग्जामिनेशन कम्युनिकेशन जो है वन में, ये पुअर क्वालिटी एजुकेशन है। इसमें हम नोट्स दे देते हैं, बच्चा देख रहा नहीं देख रहा, हम बच्चे से इंटरेक्ट नहीं होते, बच्चा हमारे टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखता जो कि उससे अट्रैक्ट होता था और पढ़ता था, सब कुछ भी नहीं। आज हमारे सामने पहले भी चुनौती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती थी, बजट की चुनौती थी। सभी सरकारों ने आज़ादी से लेके आज तक सभी सरकारों ने शिक्षा के लिए बजट पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और संसाधन भी नहीं, संसाधन दिए, मैं ऐसा नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, संसाधन दिए, लेकिन उतने संसाधन नहीं मिले। और अब एक चुनौती आ गई है डिजिटल संसाधनों की। आज हमारे पास संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा नेटवर्क उतना कमजोर है, हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं है। आज भी बहुत से कॉलेज जो हैं वो साइबर कैफे की मदद से अपने यहाँ एडमिशन के प्रोसेस करते हैं ऑनलाइन। अब शैक्षणिक की तो बात ही छोड़िए, पाठ्यक्रम पूरा कराना, आप ऑनलाइन में आप किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए, उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ। अगर ऑफलाइन चल रहा होता तो फरवरी आते आते सारे शिक्षकों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता था, दोनों पेपर पूरे हो जाते थे। लेकिन इस बार पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ।
नेटवर्क नहीं मिलता है, विद्यार्थियों से हम संपर्क नहीं कर पा रहे। मेरे यहाँ मेरी क्लास में समाजशास्त्र में फर्स्ट ईयर में 94 विद्यार्थी हैं, लेकिन वो 94 विद्यार्थी में ऑनलाइन में मैं अभी भी 50 के आसपास जुड़ पाया। कई बच्चे नहीं, उनके पास मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं है, घर में एक मोबाइल फ़ोन है, पिताजी ले गए, कहीं माँ ले गई, कहीं सिस्टर ले गई। अब कैसे? और डेटा की भी प्रॉब्लम है। अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में चाहे कॉलेज 10th 11th 12th और आपके कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो जियो ने जो चलाया है 1 GB का जो डेटा है 199 रुपये महीने का चार्ज रहता है, वो भी अब बढ़ा रहे हैं, टैक्स वैक्स लगा के सब बढ़ जाता है। तो 1 GB में कुछ नहीं होता, आपको कम से कम 3 GB डेटा चाहिए और 3 GB डेटा आपको 400 रुपये से ऊपर मिलता है। अब सोचिए आप जिसके घर में वो स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे करेंगे? फिर आपको स्मार्टफोन लेना, स्मार्टफोन अच्छा फ़ोन आपको 10,000 से कम का नहीं मिलेगा और सतत रूप से कंटिन्यूशन में साल भर आपकी टीचिंग चलना है, प्रतिदिन चलना है। उसकी बैटरी भी खराब होता है, मोबाइल फ़ोन भी खराब है। आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दुकानों में लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बहुत बिके, एक ये समस्या है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष शिक्षा की प्रणाली थी, चलन आदिकाल से प्रत्यक्ष का था, उसमें सशरीर शिक्षक और छात्र होते थे और उसी के तहत आप देखिए भारत में कुछ आंकड़े बता रहा हूँ कि 993 विश्वविद्यालय हैं और लगभग 50,000 कॉलेजेस प्राइवेट गवर्नमेंट साहब हैं। ये 2016-17 के आंकड़े हैं, अब कुछ बढ़ भी गए हैं। देश में 77.8% उच्च शिक्षा जो है निजी हाथों में है और 22.2% गवर्नमेंट के हाथ में है। अब इस आंकड़ों को अगर और अपन क्लासिफाई करें तो 64.3% जो हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थान हैं जिनको शासन से कोई मदद नहीं मिलती। प्राइवेट में कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जिनको UGC 12B 12F के तहत देता है तो उसमें उनको जानकारी मिल जाती है, लेकिन आज की डेट में उनको वो भी आर्थिक मदद नहीं मिलती। 53% जो हैं ग्रामीण अंचल में है, उच्च शिक्षा संस्थान जितने भी हैं ग्रामीण अंचल में है और यहाँ पे ग्रामीण अंचल में अभी भी भारत सरकार इंटरनेट ब्रॉडबैंड उतना हाई स्पीड का और उतने स्ट्रांग नहीं पहुंचाए। घरों में इंटरनेट की उपलब्धता तो अत्यंत दयनीय है, एक तरीके से सोचनीय विषय है घरों में। अब लॉकडाउन से बच्चे घर में हैं, आप सोचिए स्कूल कॉलेज में तो उनको वाईफाई मिल जाता है तो वहाँ उनकी ऑनलाइन क्लासेस या वो आपके वेब टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन घरों में तो इंटरनेट ही नहीं है। सब मोबाइल फ़ोन में 1 GB 2 GB डाटा के हिसाब से चलते हैं और पूरे घर के अन्य काम भी चलते हैं, ब्रॉडबैंड नहीं है। अब आप सोचिए आज भी 2021 में 27% फैमिली के पास ही इंटरनेट है और 47% के पास कंप्यूटर है। 12.5% फैमिली ऐसी है जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, यानी पूरे घर में अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड हो, चाहे BSNL का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे वोडाफोन का हो या अन्य तिकोना वगैरह, ये जितने भी हैं, तो उसमें पूरे घर के एक साथ मोबाइल चल जाते हैं, कंप्यूटर चल जाता है और वो वाईफाई सिस्टम, वो ब्रॉडबैंड सबके इंडिविजुअल हैं तो मोबाइल में जो डेटा लेते हैं उससे चलते हैं, तो वो डेटा आपका शाम आते आते तक खत्म हो जाता है। शहर में 27% और गांव में 5.9% इंटरनेट की सुविधा है, शहर और गांव में। अब देखिए गांव में आपके मैंने बताया था 64.53% हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कॉलेज वगैरह गांव में है और वहां इंटरनेट की सुविधा सिर्फ 5.9% ही है। अब बताइए 60% 53 में से 5.9% या 6% चले गए, आपके जो 54% हैं वो छात्र क्या कर रहे हैं, उनकी तो पढ़ाई जीरो है। दूसरी चीज आपने कहा ठीक है गवर्नमेंट कॉलेजेस में सरकारों ने, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में लैपटॉप दिए गए, मध्य प्रदेश में मोबाइल फ़ोन दिए गए, कई जगह दिए गए और भी 10 स्टेट ने भी दिए, दिल्ली ने भी दिए, महाराष्ट्र ने भी दिए। तो ऐसे 85% इंटरनेट से जुड़ गए मोबाइल कनेक्टिविटी के कारण। लेकिन फिर वही बात आती है, वो 1 GB डेटा के साथ जुड़े हैं, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कम से कम 3 GB डेटा चाहिए और हमारे 55% विद्यार्थी ग्रामीण अंचल से आते हैं जो गांव में है, जहां पे तो है ही नहीं, और कैसे जुड़े। तो ऑनलाइन में भी आप देखिए क्लासेस लगाई जाती हैं, जूम ऐप में ही 200-250 विद्यार्थी जुड़ पाते हैं, गूगल मीट में तो 60 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। अब
एक आदर्श क्लास आपकी जो होती है, 30 और 40 बच्चों की आदर्श क्लास हो, उसमें टीचर इक्विप कर लेता है और क्लासरूम में तो पर्सनल अटेंशन रहता है, लेकिन इसमें तो आपका अप्रत्यक्ष है, 50 जुड़ जाएं 100 जुड़ जाएं, लेकिन आप कंसर्न किसी से नहीं होते। हाँ, पैसे की बचत हुई है। जैसे मेरे कॉलेज में पनागर से बच्चे आते हैं पढ़ने, शेपरा से आते हैं, गोटेगांव से आते हैं, ये सब 20 से 50 किलोमीटर की रेंज में। इनके आने जाने का जो खर्चा था, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, वो बच गया। कम समय में वो पढ़ाई करने लगे, लेकिन सीखने की क्षमता घट रही है। आज हम उतने वो नहीं है, पहले हम लिखते पढ़ते थे, अपने आइडियाज करते थे, लिखते थे, अब हमको लिखा लिखाया मिल रहा है ना, सीखने की क्षमता घट रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कुछ स्कूलों में 8, 9, 10 के स्कूलों में, नर्सरी स्कूलों में, जहाँ बच्चे खेलते थे, खेल का पीरियड होता था, मस्ती होती थी, लंच का पीरियड होता, वो सब खत्म हो गया। उनकी खाली ऑनलाइन टीचिंग चल रही है और बच्चे पूरे समय कंप्यूटर में रहते हैं, मोबाइल में अटैच रहते हैं। 2-2, 3-3 घंटे की पढ़ाई में उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, खेलने नहीं जा रहे। क्यों? कोरोना है, फिजिकल एक्टिविटीज रुक गई हैं, टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता है, इसमें अनुशासन की कमी हुई। इसमें कोई अनुशासन, क्लासरूम में अनुशासन रहता था, हम समय पे आते थे, समय पढ़ाते थे और कोर्स पूरा करते थे, और कोर्स पूरा करने के साथ साथ विद्यार्थी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते थे। उत्साह की कमी है, ऑनलाइन टीचिंग में उत्साह नहीं है, अनुशासन नहीं है। ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, जो समस्याएं आ रही हैं। आज एक तरीके से ऑनलाइन ने इंफॉर्मेशन तो बढ़ा दी है, लेकिन लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी है। इंफॉर्मेशन बढ़ी है, लेकिन वो नहीं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे। एक आंकड़ा आया है कि भारत में 1.2 बिलियन विद्यार्थी क्लासरूम से वंचित है, क्लासरूम ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। अब सोचिए आप, स्थिति क्या हो रही है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन का विकल्प से आप बच नहीं सकते, ऑनलाइन ही अब आगे चलेगी। हाँ, सरकार को लॉकडाउन लगाने से अगस्त तक 6 महीने का समय मिला था। सरकार को अपने आईटी सेक्टर को मजबूत करना था, सभी स्कूल कॉलेजों को इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करना था।